हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये आपको 18 नंबर दिलाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपका दिलाने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल आप शांति दिमाग से पढ़िए। देखिए, आपको सिलेबस तो कई सारी जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन हम पूरी पूरी बोर्ड की तैयारी करवाएंगे। प्रॉमिस करते हैं 70 में 70 स्कोर करवाने का, और ये वादा है कि आपके अंदर एकदम जुनून पैदा कर देंगे 70 में 70 लाने का। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और ठोक के लाइक करना है। जितना हो सके उतना बच्चों के साथ शेयर कीजिए अपने इस चैनल को। बताइए कि आ गया SKM स्टडी और पूरी हमारे 12 की तैयारी कराएगा। हम और नीतीश सर मिल के तैयारी कराने वाले हैं। फ्री में नोट्स पूरे यूट्यूब पे पहली बार आपके जितनी भी क्लासेस चलेगी सारा का सारा फ्री में नोट्स आपको हम टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है? SKM स्टडी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके तुरंत ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को, ठीक है। तो ये मैं आपको लेके आया हूँ सबसे बेहद ही इंपॉर्टेंट अध्याय 1 से 5 तक इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023, MP बोर्ड परीक्षा, बिहार बोर्ड परीक्षा, NCERT पर आधारित ये मैं पूरा आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इसमें आपको 18 नंबर बिल्कुल मिलेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल आपको जम के मेहनत करना है, पढ़ाई करनी है हमारे साथ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत किससे करेंगे? तो सबसे शुरुआत करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न से। जी हाँ, अति लघुत्तरी प्रश्न से शुरू करेंगे। इसमें आपको जो अति लघुत्तरी मैंने 5 प्रश्न लिए हैं, जो कि आपका 5 अंक आपको सेफ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर आपको अति लघुत्तरी मिलेगा। और ये अति लघुत्तरी ऐसा नहीं कि आपका एक ही जगह से उठा लिया है, मैंने कई सारे जगह से उठाया है। और आपको पता होगा कि इस बार का जो पैटर्न होने वाला है वो 100% सिलेबस रहेगा। सिलेबस में किसी भी प्रकार की इस बार कटौती नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करके तैयारी करनी है अपने यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की, बोर्ड परीक्षा 2023 की, ठीक है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल है कि भैया मुकुलन क्या है। तो मैंने एक चैप्टर एक ही वीडियो में आपका पूरा ख़त्म किया है। इसको मैंने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन किया है, जाके कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नोट्स आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। जीवो में जनन आप डालेंगे, वहाँ से आपको फ्री में इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुकुलन क्या है, ये जो प्रश्न है ये आप देखेंगे तो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और जो जीवों में जनन है अध्याय वहाँ से ये प्रश्न बना हुआ है। तो मुकुलन होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसको एकदम सिंपल भाषा में देखेंगे। मुकुलन एक अलैंगिक जनन की विधि है। मुकुलन क्या है? मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन क्या होता है? मतलब कि किसी भी प्रकार से अगर पूछ लिया जाए तो केवल उसका एक ही आंसर देना है कि मुकुलन एक अलैंगिक जनन विधि है। अब ऐसा नहीं है कि वो भैया बड़ा दे सकता है, वो छोटा में पूछ सकता है, दे देगा कि मुकुलन निम्नलिखित में से क्या है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप पे टिक क्या करना है? अलैंगिक जनन। हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझना है। जिसमें जनक से नए जीव की उत्पत्ति एक ऊर्ध्वत के रूप में होती है, जिसे मुकुल कहते हैं, और इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। इसमें जो जीव की उत्पत्ति होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई हमारा जनक है, और यहाँ से देखिए एक नया कनखे के रूप में ये लगाया गया है आगे की ओर। तो इसी को क्या नाम दिया? यहाँ पे आप बोल सकते हो उसके कि उसको नाम दिया हम लोग ऊर्ध्वत का नाम दिए, ठीक ना, जिसे मुकुल कहते हैं। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण में और हाइड्रा में ये क्या होता है, इसमें मुकुलन की क्रिया होती है। इसका नोट्स, इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ। आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 वीडियो लाइक टारगेट किए हैं, और मैं आशा करता हूँ 1000 आप लोग करवाएंगे जरूर। अगला प्रश्न बना हुआ है चैप्टर 2 से। ये प्रश्न है चैप्टर 2 का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो प्रश्न क्या है? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष कितने केंद्रकीय होता है? जो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष होता है वो कितने केंद्रकीय होता है? तो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष 8 केंद्रकीय होता है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष कितने केंद्रकीय होता है? तो आपको सीधा एक आंसर में टाइप करना है कि सर जी पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष 8 केंद्रकीय होता है। बस इतना आपको कर देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? तो आपको सीधा आंसर लिखना है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वृषणों में अचल एवं चल एवं
वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वृषणों में अचल एवं गोल स्पर्मेटिड एक सक्रिय धागेनुमा शुक्राणु में परिवर्तित होता है, उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होना ही शुक्राणु जनन कहलाता है। सीधा आपको प्यारा सा डिफिनीशन क्या देना है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वृषणों में अचल एवं चल स्पर्मेटिड एक सक्रिय धागेनुमा शुक्राणु में परिवर्तित होता है, शुक्राणु जनन कहते हैं। आप भी कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। इसका एक प्यारा सा डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं, सिंपल सा है, आराम से आप इसको लिख दीजिएगा, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व जनसंख्या दिवस है इसको हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को, कितने जुलाई को? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब आपका एक चैप्टर है ना जीव विज्ञान में, उस चैप्टर का नाम क्या है जरा कमेंट कर दीजिए। चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, और जनन स्वास्थ्य में एक चीज है HIV। तो HIV यानी कि एड्स, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कर दीजिएगा कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, और वहीं से ये प्रश्न लिया गया है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स के द्वारा यानी कि HIV एक वायरस होता है जिसके द्वारा क्या होता है, एड्स होता है। जैसे कि अनचाहा गर्भधारण की वजह से आपके HIV एड्स नामक बीमारी होती है। तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में ये सब प्रश्न बन जाते हैं, आपको इसका आंसर दे देना है अच्छे से, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस को हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक यानी कि हर वर्ष 11 जुलाई को, ऐसा नहीं कि ये डेट बदल जाएगी, ये फिक्स डेट है, ये मनाया ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और एक आप लोग मेंशन कीजिए कमेंट की पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये जो पर्यावरण लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 14 है पर्यावरण संबंधित, वहाँ पे एक प्रश्न आता बहुविकल्पी से कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे जिन की परिभाषा लिखिए और ये कहाँ पाई जाती है, यानी जो जिन है ये क्या है। कभी कभी दे देता है जिन क्या होता है, जिन की परिभाषा लिखिए, या फिर एक प्यारा सा प्रश्न बनता है कि जिन एवं जीनोम में अंतर स्पष्ट कीजिए, जिन एवं जीनोम में अंतर स्पष्ट कीजिए, कुछ इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है। और हालांकि जितने अंतर वाले प्रश्न हैं ये मैं पूरा एक ही वीडियो में बता दूंगा कि आपके कौन कौन से अंतर वाले प्रश्न आपके बोर्ड में बन सकते हैं। केवल आप अगर उन पे फोकस कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप कम से कम अगर वहाँ पे 25 अंतर वाले प्रश्न हैं, मान लीजिए 25 में, ऐसा नहीं तो 25 में 25 आएगा, हालांकि उसमें से 3 से 4 प्रश्न अंतर वाले आते हैं, जैसे कि लैंगिक अलैंगिक में अंतर लिखिए, प्रभाविता अप्रभाविता में अंतर लिखिए, ठीक ना, अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। या फिर कभी कभी ये भी दे देता है कि प्रभाविता अप्रभाविता, मेंडल का जो प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम है, इस पर भी अंतर वाले प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको हम दे ही देंगे। तो चल देखते हैं कि जिन की परिभाषा क्या होती है। जिन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है। जिन क्या है? जिन गुणसूत्र पर स्थित होता है और यह एक रचना होती है जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। जिन के द्वारा ही किसी भी जीव के जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। यह वंशागति की इकाई होती है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से वंशागति की इकाई होता है, और जाके देख लीजिए ये बहुविकल्पी में प्रश्न बना है कि नहीं। अध्याय 3 से मानव जनन से ये प्रश्न बना हुआ है। नहीं मानव जनन नहीं, ये जो आपका चैप्टर नंबर 5वां है वहाँ से ये प्रश्न बना हुआ है कि वंशागति की इकाई है। 4 ऑप्शन रहेंगे, जीन जीनोम, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो जीन होता है या वंशागति क्या होती है? इकाई होती है। अब एक बहुविकल्प और बनेगा कि जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जिन शब्द का प्रतिपादन आपका जॉहसन ने किया था, ठीक है। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जॉहसन ने जिन शब्द का प्रतिपादन किया था।
अब लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसको तैयार कर लेंगे। कौन सा प्रश्न है यहाँ पे? गर्भ निरोधक क्या है? मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए। मैंने यहाँ पे हालांकि इसका उल्लेख नहीं किया है, इसको उल्लेख आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। मैंने वैसे भी नोट्स इसका मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ पे कंप्लीट आप देख लीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ आ रही आप कमेंट कीजिए, मैं उसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो गर्भ निरोधक क्या है और मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए, यानी कि ऐसे कौन कौन से 2 गर्भ निरोधक उपाय हैं। तो परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधियां शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मिलने में बाधा उत्पन्न करके निषेचन की क्रिया को नहीं होने देती हैं और यह प्रक्रिया गर्भ निरोधन कहलाती है। गर्भ निरोधक क्या होता है? गर्भ निरोधन क्या होता है? तो सीधा लिखना है, परिवार नियोजन के अंतर्गत बनाई गई विधि शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने में बाधा उत्पन्न करके निषेचन क्रिया को नहीं होने देती हैं और यह प्रक्रिया गर्भ निरोधन कहलाते हैं। गर्भ निरोधन के लिए विभिन्न युक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं। गर्भ निरोधन के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी? पहला जो युक्ति प्रयोग की जाती है अंतःपात्री निषेचन। सबसे पहला कौन सी की जाती है? तो सबसे पहला की जाती है अंतःपात्री निषेचन, मतलब कई हैं, उसमें मैंने एक ही लिया है। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। तो 2 विधियाँ ये गर्भ निरोधन की मैंने आपको बताया है, जो कि गर्भ निरोधक के लिए 2 विधियाँ हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? यहाँ पे दे देगा शुक्राणु जनन के विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको क्या लिखना है? तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग शुक्राणु जनन क्या है, क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न ही पूछ लिया कि भैया शुक्राणु जनन क्या है और शुक्राणु जनन के विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं शुक्राणु जनन क्या होता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्राणु जनन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्राणु जनन कहलाता है। यह 3 चरणों में होती है। शुक्राणु जनन कितने चरणों में होता है? शुक्राणु जनन 3 चरणों में होता है। सबसे पहला गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था और तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था। इसका मैं नोट्स टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, बिल्कुल तुरंत ज्वाइन कीजिए आप। SKM स्टडी 28,000 से ज़्यादा फ्री में यार नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। आप लोग पता नहीं क्यों नोट्स नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं। आखिर वो भी तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो आपको भी मेहनत करना है, जम के मेहनत करनी है कि नहीं? बिल्कुल कमेंट कर दीजिए कि सर बिल्कुल मेहनत करनी है हम लोग को। तो शुक्राणु जनन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषणों में शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्राणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या होता है? आपका शुक्राणु निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। तो गुणन प्रावस्था समझ आया। शुक्राणु जनन नलिकाओं की जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। अगला है वृद्धि प्रावस्था। तो शुक्राणु जन कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय करके प्राथमिक शुक्र कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं। और अगला है परिपक्वन प्रावस्था। प्राथमिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री प्रथम विभाजन द्वारा अगुणित या द्विगुणित शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह अर्धसूत्री द्वितीयक विभाजन द्वारा शुक्राणु पूर्व कोशिका या स्पर्मेटिड बनाती हैं। तो ये आपका 3 है और ये क्लास 12th बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, जो कि अध्याय 1 से 5 तक मैंने लिया था टॉपिक। और इन सभी को आपको तैयार कर लेना है और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल आपको सपोर्ट करना है SKM स्टडी यूट्यूब चैनल को। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।